हाँ भाई टेंथ। क्या हाल? हिस्ट्री बेहाल कर रही है। कोई नहीं भाई, हम उसका भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। आज आते हैं हम लोग हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर के ऊपर जो तुम लोगों को बहुत प्यारा भी लगता है और कभी कभी पे कॉम्प्लिकेट भी करता है कि भैया आखिरकार ये चैप्टर समझाना क्या चाहता है। हमको यही चीज समझ नहीं आती है। जिस चैप्टर का नाम क्या है भाई, जिस चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंट कल्चर का मतलब तुम लोगों को पता है, प्रिंट का मतलब क्या होता है, छपाई। नॉर्मल सी भाषा में अगर समझने की कोशिश करें, छपाई। छपाई को हम एक कल्चर क्यों कह रहे हैं? कल्चर का मतलब क्या हो गया कि एक चीज जो चलती आ रही है बहुत समय से। ठीक है, बहुत समय से चलती आ रही है और इस चीज ने हमारी दुनिया को एक पुराने तरीके से नए तरीके में पूरी तरीके से क्या कर दिया, बदल दिया है। और ये जो बदलाव है, ये बदलाव आज के समय पे भी चलता आ रहा है। इसीलिए ये चैप्टर तुम लोग के 10th में दिया गया है, ताकि तुम लोग समझ सको कि आखिरकार जो प्रिंट कल्चर है वो प्रिंट कल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है आज के समय के लिए। अब समझ आई तुम लोगों को? अब ये चैप्टर है किस लिए हमारी बुक में, ये चैप्टर हमको समझाता क्या क्या है, उससे तुम लोगों को अगर डर लगता है तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं तुमको इस वीडियो के अंदर बहुत प्यार से बहुत कम समय में बताने वाला हूं। उसके लिए तुमको क्या करना है, बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है। अब तो तुम लोग का साइंस का पेपर भी खत्म हो गया, अब तो कोई डर ही नहीं है तुम लोग को। 2 पेपर और छोड़ने हैं तुमको, एक एसएसटी का और एक मैथ का। दोनों की प्रिपरेशन तुम लोगों की एकदम जबरदस्त चल रही है, एकदम अप टू द मार्क। ठीक है, जितना तुम लोग कर सकते हो उससे ज्यादा तुमसे करवाया जा रहा है, वो भी आराम से धीरे धीरे करवाया जा रहा है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सारे टीचर्स तुम लोगों के साथ हैं, तुम्हारे मम्मी पापा तुम लोगों के साथ है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जितना पढ़ाया जाएगा, जैसे पढ़ाया जाएगा वैसे के वैसे करना है, जैसा कि मैं हर वीडियो में तुमको बोलता हूं। शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर हम समझेंगे कि प्रिंट कल्चर क्या है और इसने मॉडर्न वर्ल्ड को किस तरीके से अफेक्ट करा है। तो प्रिंट कल्चर को समझने के लिए सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि प्रिंट कल्चर आखिरकार आया कब, कहां आया और इससे पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से ये एवॉल्व हुआ या एवोल्यूशन हुआ, इसका समझते हैं जरा। सबसे पहले जो हमारा प्रिंट कल्चर आया भाई, वो 3 देशों में आया। हमको पता नहीं है परफेक्ट किस देश में आया, और ये तीनों देश आपस में पड़ोसी हैं। तो मान के चलते हम लोग कि ये तीनों जो देश है जहां पर प्रिंट कल्चर सबसे पहले आया है, वो क्या है? चाइना, दिमाग से बहुत तेज; कोरिया, दिमाग से बहुत तेज; और जापान। ठीक है, जापान और कोरिया तीनों देश ऐसे हैं जो बहुत तेज हैं दिमाग से पहले के समय से ही, और यही वो लोग हैं जिन्होंने प्रिंट कल्चर का क्या करा, आविष्कार करा है। अब मैं तुमको बताऊंगा, एकदम डिटेल में बता देता हूं, बुक पढ़ोगे जब तुम लोग सब कुछ मिल जाएगा। प्रिंट कल्चर जो सबसे पहले आया था, ये नहीं कि उन लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस बना लिया या प्रिंटर बना लिए। वो क्या करते थे, पहले स्क्राइब्स होते थे। स्क्राइब्स का मतलब क्या होता है कि मैंने एक मेन कॉपी लिख दी, अब मेरे पीछे 4-5 लोग बैठे हुए हैं जो क्या करेंगे, उन कॉपी को नोट डाउन करेंगे, कॉपी करेंगे, उसकी जेरोक्स करेंगे। कैसे? हाथ से। ठीक है, कि मैंने जो चीजें लिखी है सेम चीजें वो अपने हाथों में अपने लैंग्वेज से उसको प्रिंट आउट की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं। तो क्या होता है, धीरे धीरे यही चीज इवॉल्व हुई और लोग बहुत गलतियां कर देते थे लिखते लिखते। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे लोगों को एक चीज आई कि यार हमको ना इस चीज को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जहां पे प्रॉब्लम हुई वहां पे इनोवेशन हुई, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो चाइना वालों ने क्या करा, जापान वालों ने क्या करा, कोरिया वालों ने क्या करा, वुडन ब्लॉक लिए, लकड़ी के बड़े बड़े स्क्वायर से, रेक्टेंगल से शेप के ब्लॉक्स लिए। उन ब्लॉक्स के ऊपर उन्होंने नक्काशी करी, जो वर्ड्स, जो अल्फाबेट उनको लिखने थे वो तराशे, उसमें इंक पोर करी और पेपर पे क्या कर दिया, मार दिया। अब जब उन्होंने वहां से हटाया तो क्या वो चीज या वो लेटर या वो सेंटेंस छप गया। तो ये थी प्रिंट कल्चर की शुरुआत, जो कि कहां हुई है भाई, चाइना, जापान और कोरिया में। ठीक है, 17th सेंचुरी के अंदर जब चाइना धीरे धीरे फ्लरिश होने लगा, लोगों को पढ़ना लिखना आने लगा, तो प्रिंट कल्चर बहुत तेजी से वहां पे क्या हुआ है, बूम हुआ है। बूम का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से उछाल आना। तो चाइना के अंदर 17th सेंचुरी में प्रिंट कल्चर अपने एकदम टॉप पे था, पीक पे था। उसके बाद चाइना के अंदर जो एक शहर है शांघाई, शांघाई सबसे इंपॉर्टेंट शहर है जहां पे प्रिंट कल्चर क्या है, बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। तो अगर तुमसे पूछा जाए चाइना के कौन से शहर में प्रिंट कल्चर सबसे फेमस है, तो शांघाई के अंदर फेमस है। 19th सेंचुरी में चाइना पूरी तरीके से अपने आप को बदल देता है प्रिंट कल्चर के एवोल्यूशन में, रेवोल्यूशन में। किसकी मदद से? वेस्टर्न प्रिंट टेक्निक की मदद से। वेस्टर्न प्रिंट टेक्निक का मतलब क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस अब आने वाले हैं कहां पे, चाइना में। जैसे पहले हाथ से लिखते थे, फिर वुडन ब्लॉक से लिखने लगे, अब क्या करेंगे हम लोग, प्रिंटर्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि किसने बनाया था, जोहानेस गुटेनबर्ग ने। ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। चाइना से रिलेटेड ये जो 3 चीजें थी, 4 चीजें थी, ये मैंने तुमको एकदम झटके में क्या कर दी, खत्म कर दी। अब क्या करना है हमको, जापान पढ़ना है कि जापान के अंदर चीजें कब आई, कैसे आई, कहां से आई। तो देखो, जापान में जो पहली प्रिंटिंग चीज आई थी वो कब आई है, एडी 768 से लेकर 770 तक।
ये वो ईयर है, ये वो अप्रोक्स टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन में जापान के अंदर पहला प्रिंटिंग प्रेस या पहली बार प्रिंटिंग होनी क्या हुई है, चालू हुई है। अब ये कहां से आए भाई, ये आए हैं बुद्धिस्ट मिशनरीज के साथ। बुद्धिस्ट मिशनरीज, बुद्धिस्ट लोगों को तो जानते हो तुम लोग, जो एक जगह रहते हैं, साधु बाबा बुद्ध को मानते हैं और घूमते घूमते दूसरी तीसरी जगह चले जाते हैं। शुरुआत हुई थी बुद्धास की, कहां पे, इंडिया में शुरुआत हुई थी, चले गए थे चाइना, फिर धीरे धीरे चाइना में उन्होंने बहुत सारे लोग चाइना को भी छोड़ के कहां चले गए, जापान चले गए। अब मैं एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जा रहा हूं तो मैं अपने साथ बहुत सारी चीजें भी लेके जाऊंगा। तो सेम चीज बुद्धिस्ट लोगों ने चाइना के द्वारा जो हैंड प्रिंटिंग की टेक्निक थी, हैंड प्रिंटिंग का मतलब क्या हो गया, कॉपी करना, जैसे तुम एग्जाम में कभी कभी कॉपी कर लेते हो ना अपने दोस्त की, तो वो वाली प्रिंटिंग टेक्निक ये अपने साथ कहां ले गए, जापान ले गए। अब जापान के अंदर सबसे पुरानी बुक जो छपी है या जो लिखी गई है, ये तुमको याद होनी चाहिए, कब लिखी गई है, 868 एडी में, 868 एडी में। और इस बुक का नाम क्या है, डायमंड सूत्रा। ठीक है, डायमंड सूत्रा इस बुक का नाम है। यहां पे हमने दो देश पढ़ लिए हैं, चाइना, जापान। अब हम पढ़ेंगे यूरोप, और बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर को खत्म करने वाले। यूरोप के बाद हम लोग क्या करेंगे, वुमेन्स का क्या रोल था प्रिंटिंग के अंदर, पुअर पीपल का क्या रोल था, इलिटरेट किस तरीके से पढ़ पाते थे या नहीं पढ़ पाते थे, और लास्ट में इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है प्रिंट कल्चर का। और ये चैप्टर एकदम अच्छी तरीके से हम लोग खत्म करने वाले। चलो उससे पहले इसको जल्दी से नोट डाउन करो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आएगा, इसको देखो और खत्म करो। चलो, तो हम लोगों ने चाइना देख लिया भाई, जापान देख लिया। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग की, वो है यूरोप, जहां से हमारे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या बन जाएगा मैं तुम लोग को बता दूंगा, आसान सा क्वेश्चन है, तुम लोग ऐसे ही टैकल कर लोगे, बस अगर तुम लोग समझ जाओगे कि चीजें क्या है। देखो, यूरोप के अंदर जो हमारा प्रिंट कल्चर है, ये कहां से आया, हमको ये समझना है। क्या बताया गया कि 11वीं सेंचुरी के अंदर चाइना के जो पेपर था, चाइनीज पेपर जो था, वो आ गया भाई यूरोप में, किसकी मदद से, सिल्क रूट की मदद से। सिल्क रूट समझते ही होगे क्या होता है। सिल्क रूट एक ऐसा रूट होता था जिससे क्या करते थे, सिल्क का व्यापार करा जाता था एशिया के थ्रू, कहां पे, यूरोप में। अब दोनों ही कॉन्टिनेंट सटे हुए हैं, अगर तुम लोग मैप देखते होगे तो तुमको पता होगा। तो वैसे ही सिल्क रूट से भाई पेपर चला गया कहां पे, यूरोप में। अब लोगों ने देखा यार ये क्या बवाल चीज बना दी इन लोगों ने, ये कैसा पेपर है, हमको तो, हमने देखा ही नहीं यार ऐसा पेपर, और ये कैसी इस पे छपाई, हमने तो ऐसी छपाई नहीं देखी। क्योंकि यूरोप वाले तो वही करते थे, जानवरों की चमड़ी के ऊपर लिखा करते थे, और पाम के जो पत्ते होते थे, ठीक है, उस पे लिखा करते थे, तेलों के अंदर उन पत्तों को दबा के रखते थे कि वो सड़े ना। तो यार उनको एकदम भाई सिस्टम मिल गया उन लोग का, ये क्या कर दिया इन लोगों ने। तो फिर उनको आया कि हमको भी चाहिए भाई आजादी, आजादी नहीं चाहिए उनको, क्या चाहिए, प्रिंट कल्चर चाहिए, प्रिंट रेवोल्यूशन चाहिए। वो प्रिंट रेवोल्यूशन किसकी मदद से आया, चाइना की मदद से आया। सबसे बड़ा अगर कोई रीजन है यूरोप में प्रिंट को फैलाने वाला, तो वो है हमारे मार्को पोलो जी। बहुत सारे बच्चों ने ना इसका नाम देखा होगा, पता है कहां, डीटीसी बस के पीछे लिखा होता मार्को पोलो, कभी देखना जाओगे तो मार्को पोलो 1295 में भाई वापस आ गए अपने देश इटली में, कहां से, चाइना में। और इस बार खाली हाथ नहीं है, इस बार वो लेके आए टेक्नोलॉजी, दिमाग, किस चीज का, कि आखिरकार प्रिंट करी तो करी कैसे जाती है। अब यहां से जो सिस्टम था, यहां से जो खेल था प्रिंट का, यूरोप का, पूरी तरीके से फैल गया, पूरी तरीके से बवाल हो गया, पूरी तरीके से क्या हो गया भाई, घूम गया, पलट गया। अब जो डिमांड थी बुकों की, वो इंक्रीज होने लगी। अब यहीं पे मैं तुमको आगे के दो टॉपिक समझा देता हूं, छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट से हैं, एक वुमेन का, ठीक है, और एक इलिटरेट का। ठीक है, दोनों का क्या कंसेप्ट है, और डिमांड का मतलब क्या होता है। डिमांड का मतलब क्या हो गया, अब लोगों ने जब एक दो बार बुकें पढ़नी देखी, बुकें भाई देखी कि यार इस तरीके की बुकें होती है, तो उन्होंने क्या करा, डिमांड बढ़ाई कि हमको ऐसी बुकें लाके दो, लाके दो, लाके दो, लाके दो। अब भाई लोगों की डिमांड बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेंशन आते गए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो मशीनों को क्या करना पड़ेगा, हाईटेक करना पड़ेगा। अब मशीनों का हाईटेक करने का जिम्मा उठा लिया एक व्यक्ति ने, जो कि कौन है, जॉन गुटेनबर्ग। ठीक है, अब ये जॉन गुटेनबर्ग के बारे में तुम लोगों ने देखा होगा, इसने जो पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई है ये 1430 में बनाई है, और इसने इसकी मदद से 1448 में बाइबल छापी है। क्या छापी है, बाइबल, लगभग 100 कॉपीज छापी थी। इतनी ज्यादा कॉपीज इसने छाप दी जिसको हाथ से लिखने में बहुत साल लग जाते, उसने एक दिन में या 10 दिन में बाइबल छाप दी थी, बहुत सारी, 100 के आसपास। ठीक है, तो ये तुम लोग का एक नंबर का हो गया। अब यूरोप के अंदर जब इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मशीन के अंदर पेपर डालो, ऐसे करके पुश करो, तुम्हारी बुक में फिगर भी दे रखी होगी, ऐसे करके लीवर पुश करो, अपने आप पेज क्या हो जाता था, छप जाता था। तो ये बनाने वाला जॉन गुटेनबर्ग था। डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो अब इसकी मदद से सप्लाई भी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। बुकों की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई आने लगी,
औरतें अब फ्री टाइम में क्या करें, घर पे कुछ नहीं कर सकती थी वो, मतलब उनके पहले के टाइम पे क्या होता था, औरतें बेचारी घर पे रहती थी, तो उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, रीडिंग, उन्होंने बुक पढ़नी चालू कर दी, जिस वजह से बुकों के लिए एक नया यूनिवर्स खुल गया, एक मानिया खुल गया, एक मीनिया खुल गया, किस चीज के लिए, रीडिंग करने के लिए, लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगा। वहीं पे अब एक चीज यहां से उठ के आई कि गरीब लोग क्या करेंगे यार, ठीक है, गरीब लोगों पे जिन पे पैसा नहीं है बुक खरीदने का, वो क्या करेंगे, तो उनके लिए एक नई तरीके की किताबें निकाली गई, पैनी चैप बुक, छोटी सी चैप बुक। चैप बुक का मतलब क्या होता है, इतनी सी पॉकेट साइज की डिक्शनरी देखी होगी तुमने, वो होती है, उसके पेपर येलो येलो कलर के होते हैं, क्वालिटी उसकी गंदी होती है, बट हमको क्या करना है क्वालिटी से, हमको तो पढ़ना है। वो होती थी सस्ती, वो अब गरीब लोगों ने भी खरीदनी चालू कर दी, तो वहां से जो डेवलपमेंट थी किसकी, प्रिंट कल्चर की, वो भी बहुत तेजी से और आगे बढ़ने लगी, जो तुम लोग का डिमांड था वो भी और तेजी से आगे बढ़ने लगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या होने लगा, जो इलिटरेट थे, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, अब भाई यूरोप वाले इतने में रुकने को ही तैयार नहीं, उन्होंने बोला हम ना अनपढ़ों को भी बुक पढ़वाएंगे। अब कैसे पढ़वाएंगे, उन्होंने शुरू कर दी कॉमिक्स, कॉमिक्स बनाना, कि फोटो तो देख के समझ जाएंगे ना कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, तो फोटो वाली बुकें छापनी चालू कर दी। पब्स जो होते थे, जहां पे वो लोग बैठ के अपने ब्रिवरेजेस पीते थे, या तुम लोग के सलून्स हो गए, मीटिंग्स हो गई, ठीक है, ओकेजन्स हो गए, वहां पे लोग डिस्कस करते थे कि मैंने ये वाली बुक पढ़ी है, तू भी पढ़, तो वहां से एडवर्टाइजमेंट फैलना चालू हो गया, और धीरे धीरे जो प्रिंट कल्चर यूरोप का था वो सबसे ज्यादा तेजी से फैला, ठीक है। ये थी प्रिंट कल्चर की कहानी, कहां की, यूरोप की। अब यहीं पे मैं तुमको एक चीज और बताऊंगा कि जो डिमांड है प्रिंटेड बुक्स की, वो ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू कॉपीड बुक। कॉपीड बुक का मतलब क्या होता है, हाथ से लिखी हुई किताबों में, एक जगह हाथ से लिखी हुई किताब है, उसकी जगह छपी हुई किताबों की डिमांड ज्यादा क्यों होगा, ये हमको समझना है। तो देखो क्या होता है, हाथ से लिखी हुई जो किताबें होती है इसमें लगता है टाइम, क्या लगता है भाई, टाइम, लिखने में टाइम लगेगा। इसमें लगता है पैसा, भाई मैं अगर तेरे लिए कोई तेरी कॉपी बना रहा हूं, तो मैं तेरे से क्या लूंगा, पैसा लूंगा, और वहीं पे मैं तेरी कॉपी को अगर फोटो कॉपी करवा दूं तो फोटो कॉपी तो सस्ते में हो जाती है, तो इसीलिए प्रिंटेड बुक्स की जो डिमांड थी वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब यहाँ पे ये जो कॉपीड बुक होती थी हाथ से लिखने वाली, ये थोड़ी फ्रजाइल होती थी, इसको संभालना क्या हो जाता था, तो मुश्किल हो जाता था, ठीक है। वहीं पे प्रिंटेड बुक जो होती थी ये थोड़ी इजी टू हैंडल होती थी। तो ये वो सारे कारण हैं जिन कारणों से हमको ये पता चलता है कि यूरोप के अंदर किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग या प्रिंटेड बुक्स आगे बढ़नी चालू हो गई। एक छोटी सी लाइन और तुमको मैं बता देता हूं, फिर तुम्हारा ये जो यूरोप का पूरा फंडा ये खत्म हो जाएगा। क्या बताया गया है कि यूरोप के अंदर बुक्स की डिमांड बढ़ाने के लिए ना, जो बुक सेलर्स थे, जो पब्लिशर्स थे, उन्होंने एक क्या करा, एक रामबाण तरीका निकाल लिया, ब्रह्मास्त्र चलाया। क्या चलाया, उन्होंने बुकों के सीक्वल्स बनाने चालू करे। जैसे तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो नॉवेल्स पढ़ते होंगे, उनको पता होगा कुछ कुछ नॉवेल्स के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, जैसे हैरी पॉटर है उसके 7 पार्ट है, तो पहला पार्ट तुमने पढ़ लिया, अब तुम ईगरली उसका वेट करोगे कि दूसरा पार्ट कब आएगा। जैसे ही दूसरा पार्ट आएगा मार्केट में आने की बिक के खत्म हो गया। तो प्रिंट कल्चर वाले जितने भी लोग थे उन्होंने इन सारी चीजों का इस्तेमाल करा, जिस वजह से यूरोप के अंदर जो प्रिंटिंग थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गई। एक चीज और ध्यान रखना कि यूरोप जो पहले इसने प्रिंटिंग शुरू करी थी चाइना की मदद से, अब ये यूरोप क्या करता है, पूरी दुनिया में प्रिंटेड बुक्स को क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये था तुम लोग का यूरोप वाला फंडा, इसको कंप्लीट करो। इसके बाद मैं तुमको सिर्फ एक टॉपिक बताऊंगा लास्ट, जो इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ा है किसका, प्रिंट कल्चर का, और ये चैप्टर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। चलो देखो, इसको नोट डाउन करो, खुश हो जाओ भाई, तुम लोग का एक और चैप्टर खत्म हो गया, और तुम लोग की एक और सिरदर्दी क्या हो गई, खत्म हो गई। मैंने तुम लोग को दे दी सैराडोन, और तुम लोग का सरदर्द हो गया ठीक। किस चीज वाला, प्रिंट कल्चर वाला। अब जितनी भी चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी है, इससे ज्यादा तुमको इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं करना। जितनी चीजें मैंने तुमको बताई है सारी तुम लोग को क्लियर हो चुकी होंगी। नहीं हुई है तो मैं तुम लोगों के लिए एक फाइनल वीडियो और बनाऊंगा पेपर से पहले, जिस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को वो सारी चीजें बताऊंगा जो तुमको करनी है, किस तरीके से करनी है और कब करनी है। उस वीडियो के अंदर या उस वीडियो को देख के तुम लोगों के फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आएगी कि भैया यार आपने तो करवा दिया एकदम पेपर तगड़ा वाला, ठीक है। उसको देखने के लिए वेट करो। उससे पहले जितनी भी वीडियोस आ रही हैं अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ और क्लियर करते जाओ। आ जाते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक जो हम लोग का है, और इसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं। इंडिया के अंदर जो प्रिंट कल्चर है वो बहुत पुराना है। देखो इंडिया ना एक ऐसी सभ्यता है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है दुनिया के अंदर। अगर सबसे पुरानी सभ्यताओं में से कोई सभ्यता है तो वो क्या है, इंडिया की सभ्यता उसमें से एक है। तो इंडिया के अंदर ना बहुत पहले से ही मैन्युस्क्रिप्ट चली आ रही है। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैन्युस्क्रिप्ट को बोलते हैं पांडुलिपि, जो हाथ से लिखी जाती है। अब इसको लिखे जाते थे इंडिया में दो चीजों पे मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा जाता है, एक हो गया तुम्हारा पाम लीफ, ठीक है,
और एक तुम्हारा हो गया हैंडमेड पेपर। हैंडमेड पेपर का मतलब क्या हो गया, वो पेपर जो हाथ से बनाया जाता था, पहले के समय के लोग हाथ से भी पेपर बना लेते थे, ठीक है। तो इन दो चीजों के ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था और इसको संभाल के रखना क्या हो जाता था, बहुत मुश्किल हो जाता था। इसीलिए इंडिया को भी क्या चाहिए था भाई, प्रिंट कल्चर चाहिए था कि कहीं से भी प्रिंट कल्चर ला के दे दो इंडिया को, और इंडिया की ये जो प्रॉब्लम है इसको क्या कर दो, सॉल्यूशन कर दो इसका। अब इंडिया की जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने आए वो कौन थे भाई, पोर्तुगीज थे। पोर्तुगीज इंडिया में आए 15-16 सेंचुरी के अप्रोक्स में, और मिड 16 सेंचुरी में इंडिया के अंदर पहली प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी। कहां के अंदर, गोवा के अंदर। किसकी मदद से, पोर्तुगीज लोगों की मदद से, ठीक है। और 1674 तक, ठीक है, क्या हो गया है, 50 बुक्स छप चुकी हैं इंडिया के अंदर, 50 बुक्स छप चुकी थी 1674 में, दो भाषाओं के अंदर, एक हो गई कोंकणी और एक हो गई कर आना, ठीक है, कराना, ठीक है। इस दो भाषा के अंदर क्या हो गई है, तुम लोगों की बुक्स छप चुकी हैं, कितनी, 50 बुक छप चुकी हैं 1674 तक। अब जो तुम लोगों का एक क्वेश्चन बन सकता है अच्छा वाला, जो क्या बनेगा तुम लोग का, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब ये क्या था, इसको समझने के लिए पहले ये समझो, इंडिया के अंदर जब प्रिंटिंग आई तो इंडिया के लोग ना बहुत ज्यादा जागरूक हो गए। 1857 की लड़ाई जो तुम लोग 11th-12th में पढ़ोगे, ठीक है, 12th में पढ़ोगे अगर आर्ट्स लेते हो तो इसको तुम लोग 12th में पढ़ोगे। 1857 में हुआ क्या था, जब प्रिंटिंग आई तो प्रिंटिंग ने ना इंडिया के लोगों की माइंडसेट को क्या कर दिया, बदल दिया। आजादी के लिए प्रिंटिंग ने लोगों को एक करा। अब अंग्रेजों को क्या लगा, यार ये प्रिंटिंग एक ऐसी चीज है, ये ना जो लोगों को ना क्या कर रही है, भड़का रही है हमारे खिलाफ, तो हमको इस प्रिंटिंग को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा। कब्जा करने के लिए उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें सेंसरशिप कर दी, किसके ऊपर, पेपर्स के ऊपर, एडिटोरियल्स के ऊपर, मैगजीन्स के ऊपर, हर चीज के ऊपर, कि मैं अगर एज अ इंडियन कुछ छापना चाहता हूं तो मुझे पहले वो छापी हुई चीज अंग्रेजों को दिखानी पड़ेगी। अगर उनको वो चीज सही लगती है तो मैं उसको अपने पेपर में छाप सकता हूं, वरना मैं उसको छाप नहीं सकता। अगर मैंने उनके इजाजत के बिना कोई चीज मैंने प्रेस में छापी तो मेरा जो प्रेस का मटेरियल है, जो एसेट्स है, जो मशीन है, प्रिंटिंग प्रेस है, वो सारी चीजें मेरे से जब्त कर ली जाएंगी, वो मेरे से छीन ली जाएंगी। ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने ढंग से समझ लिया है कि प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड क्या है। इसको खत्म करो, डाउट क्लियर करो और बने रहो मेरे साथ। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और मुस्कुराते रहना। चलो फिर खत्म करो।